दोस्तों ये बात है 1970 के दशक की, जब नासा के वैज्ञानिकों द्वारा मेरा निर्माण किया जा रहा था। कुछ सालों बाद मैं बनकर तैयार हुआ। फिर वह दिन आया जब मुझे अंतरिक्ष की गहराई में उतरना था। तारीख 5 सितंबर 1977 को मैं अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। वैसे मेरा नाम वॉयेजर 1 है, लेकिन मुझे वॉयेजर 2 के 15 दिन बाद अंतरिक्ष में उतारा गया था। आज मैं इंसान द्वारा निर्मित पहली ऐसी वस्तु हूँ जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद हूँ। मैंने अपनी मुसाफिराना जिंदगी में बृहस्पति से लेकर शनि ग्रह की यात्रा की और इन प्लानेट की चंद्रमाओं की तस्वीर पहली बार वैज्ञानिकों तक पहुंचाई। आज मैं सौरमंडल से बाहर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में जटिल रहस्यों के बारे में खोज कर रहा हूँ। आखिर मेरा कनेक्शन वैज्ञानिकों से कब तक रहेगा? क्या मैं हमेशा के लिए एक दिन इंसानों से विदा हो जाऊंगा? चलिए आज आपको मेरी यात्रा के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। यह यात्रा काफी लंबी होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, यानी कि वॉयेजर 1 की जुबानी। आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरी स्टोरी आज से लगभग 43 साल पहले शुरू होती है। 5 सितंबर 1977। इस दिन मैं इस पृथ्वी से एक लंबे सफर के लिए रवाना होता हूँ। मेरा उद्देश्य सौरमंडल के बाहरी ग्रह जुपिटर और शनि, साथ ही इनके चंद्रमाओं की करीब से पढ़ाई करना था। इन सब उद्देश्यों को लेकर मैं एक लंबी रहस्यमय यात्रा की ओर चल पड़ा। मैं केवल वैज्ञानिकों का एक मिशन ही नहीं था, बल्कि मानव जाति का एक मैसेज भी साथ ले जा रहा था, ताकि अगर मुझे मेरी यात्रा के दौरान कोई एलियन सभ्यता नजर आती है तो यह मैसेज मैं उन्हें दे सकूं और उन सभ्यताओं को पता चल सके कि इस ब्रह्मांड में एक उन्नत किस्म की सभ्यता निवास करती है जो कि इंसान है। ये संदेश वाला तोहफा मेरे अंदर मौजूद ग्रामोफोन के अंदर रिकॉर्ड था। इस डिवाइस में पृथ्वी के कुछ वीडियो और साउंड डाले हुए थे। ग्रामोफोन दरअसल कुछ इस तरह मजबूत बना हुआ था जो करीब 1 अरब साल तक बिल्कुल सही सलामत रहने वाला था। अगर यह संदेश किसी भी तरह एलियन सभ्यता के पास चला जाता है तो वह इस बात को समझ जाएंगे कि हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में जीवन है। रफ्तार के मामले में मैं वॉयेजर 2 से काफी तेज था। इस कारण मैं एस्टेरॉयड बेल्ट के क्षेत्र को वॉयेजर 2 से पहले पार करने में सफल रहा। इस काले अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने के बाद करीब 5 मार्च 1979 को मैं जुपिटर प्लैनेट के करीब पहुंचा। मैंने वहां से बृहस्पति, उसके चंद्रमाओं और वलयों की हाई रेजोल्यूशन फुटेज कैप्चर करके पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के पास भेजी। इसके बाद मैंने जुपिटर के चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। फिर मैं चला जुपिटर के चांद आयो के पास। वहां पर मुझे कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। जब मैंने वहां ध्यान से देखा तो मुझे आयो पर ज्वालामुखी की मौजूदगी के बारे में पता चला, जो कि मेरे लिए बहुत ही चौंका देने वाली खोज थी। मेरे से मिले डाटा के अनुसार वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि प्लेनेट की तरह इसका भी एक्टिव इंटीरियर हो सकता है। जुपिटर के पास से गुजरते हुए मैंने करीब 19,000 फोटो को अपने कैमरे में कैद किया। इसके बाद मैंने बृहस्पति की यात्रा पूरी करके बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की सहायता से आगे की ओर निकल पड़ा। काफी लंबी जर्नी के बाद 12 नवंबर 1980 को मैं शनि ग्रह के नजदीक जा पहुंचा। उस वक्त मैं इस विशालकाय वलय वाले ग्रह से 1,24,000 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर रहकर मैंने शनि ग्रह के रिंग का बहुत ही करीब से अध्ययन किया और मुझे शनि ग्रह की एक नई रिंग्स के बारे में भी पता चला। इसके बाद मैंने शनि ग्रह के कुछ चंद्रमाओं को भी यहाँ से ढूंढ निकाला और उन चंद्रमाओं की फोटो को कैप्चर करके पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के पास भेज दी। अभी जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की है। ये क्लोजअप तस्वीर मैंने अपने कैमरे से कैप्चर की थी। वैसे आपको इसमें धुंधले बादलों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यही कारण था कि कई सालों तक वैज्ञानिकों ने इस पर कई तरह की अटकलें लगाई। अब मेरा तो यहाँ से बाहरी ग्रहों के बारे में पढ़ाई करने का अभियान पूरा हो चुका था। फिर शनि ग्रह पर उड़ान भरने के बाद मुझे इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिल गई थी कि जिसके जरिए मैं सौरमंडल से बाहर कदम रख सकूं।
इसके बाद मैं चल पड़ा था एक ऐसी रहस्यमय दुनिया की यात्रा की ओर जहाँ मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था कि आगे क्या है। लेकिन यहाँ से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना अपने ग्रह पृथ्वी को कैमरे में कैद किया जाए। और फिर मैंने अपना कैमरा वापस पृथ्वी की तरफ घुमाया और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये मैंने कैप्चर की। इस फुटेज में आपको ये डॉट की तरह नजर आ रहा है, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा घर पृथ्वी है, जो कि अरबों किलोमीटर दूर से कुछ इस तरह का नजर आता है। यहाँ से कोई व्यक्ति अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि इस डॉट के अंदर इतनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी क्या हैसियत है। उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं मेरे घर से विदा होकर कहीं दूर रहस्यमय दुनिया में जा रहा हूँ, मगर मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि मुझे एक लंबे मिशन की ओर निकलना था जहाँ कई बड़े बड़े राज से पर्दा उठाना था। फिर कई सालों तक मुसाफिराना जिंदगी गुजारने के बाद मैं साल 2012 में सौरमंडल की बाउंड्री यानी कि हीलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। मैंने पृथ्वी से करीब 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से इंटरस्टेलर मीडियम की दुनिया में कदम रखा था। इसी के साथ ही मैं इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष मुसाफिर बन गया। मेरे साथी वॉयेजर 2 को इंटरस्टेलर की दुनिया में कदम रखने के लिए 6 साल और लग गए। वॉयेजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में 2018 में प्रवेश किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरस्टेलर स्पेस भला क्या भसूड़ी है। चलिए इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दरअसल इंटरस्टेलर अंतरिक्ष का खाली हिस्सा है। ये खाली स्पेस 2 स्टार सिस्टम के बीच होता है। हालांकि अंतरिक्ष में यह स्पेस इतना भी खाली नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई तरह की गैस, मटेरियल, डस्ट, पार्टिकल्स और रेडिएशन भरी पड़ी होती है। और इसके विपरीत हीलियोस्फीयर वो बबल है जो सौरमंडल की अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से रक्षा करता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये बाउंड्री है जो सौरमंडल को इंटरस्टेलर स्पेस से अलग करती है। इसके बाद मैं सौरमंडल की दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में आ पहुंचा। यहाँ मुझे काफी कुछ रहस्यों के बारे में पता लगाना था। जब मैं इंटरस्टेलर स्पेस में गया तो मैंने देखा कि हेलियोपोज से इंटरस्टेलर स्पेस की हाई एनर्जी पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के रूप में सौरमंडल के अंदर आ रहे हैं। इस बात को जानकर मैं काफी हैरान था। इसके बाद ये जानकारी मैंने वैज्ञानिकों के पास भेजी। इस अध्ययन ने वैज्ञानिकों को एक बड़ी उलझन में डाल दिया। कई सालों की माथापच्ची के बाद वैज्ञानिकों ने इस पहेली के कई एक्सप्लेनेशन बताए। इसके साथ ही मुझे कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी पता चला। इंटरस्टेलर स्पेस की प्लाज्मा डेंसिटी के बारे में भी मैंने अहम जानकारी दी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े डाटा ने वैज्ञानिकों को पहले से भी ज्यादा चौंका दिया। दरअसल वैज्ञानिक हमेशा से मानते थे कि हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं। ये काफी चौंका देने वाली खोज थी कि दोनों जगह की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कोई अंतर नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ पर साउंड की स्पीड का पता लगाया। यहाँ पर मैंने देखा कि साउंड यहाँ पर 314 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेवल करता है, जो कि पृथ्वी पर साउंड की स्पीड से 1000 गुना ज्यादा है। उसके बाद मैं अंतरिक्ष की गहराई में निकल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों आज 43 साल हो चुके हैं और मैं अंतरिक्ष की गहराइयों में बिल्कुल सही सलामत हूँ। मैंने ब्रह्मांड की कई महत्वपूर्ण राज को वैज्ञानिकों के सामने रखा। आज मेरे काम करने की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन मेरे काम करने का हौसला आज भी जिंदा है। मगर आज मैं पृथ्वी से इतना ज्यादा दूर हूँ कि अगर मेरे से वैज्ञानिक संपर्क करने की भी कोशिश करते हैं तो भी 20 घंटों का समय लग जाता है। मैं यहाँ से जब संदेश भेजता हूँ तो नासा को उसे रिसीव करने में काफी परेशानी होती है। मेरे यहाँ से भेजी गई फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए दुनिया की कई जगहों पर बड़े बड़े सैटेलाइट डिश सेंटर बनाए हुए हैं। आज मैं ब्रह्मांड की तलहटी में पृथ्वी से इतना ज्यादा दूर हूँ कि यहाँ पर घोर अंधेरे और सर्द माहौल के अलावा कुछ नहीं है। मेरे पुराने पड़ चुके यंत्र काफी पहले ही वैज्ञानिकों द्वारा बंद किए जा चुके हैं और मेरे कैमराज को भी ऑफ कर दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में घोर अंधेरा है।
तो यहाँ पर कैमरे का क्या काम है। इसलिए मेरा मकसद एनर्जी को बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा अंतरिक्ष में यात्रा करना है। अभी मेरे 4 उपकरण ऑन हैं जिनका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से जुड़े डाटा इकट्ठा करने और उन्हें पृथ्वी पर भेजने में किया जाता है। साथ ही मेरे और वैज्ञानिकों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए भी इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वर्तमान में मेरी पृथ्वी से दूरी की बात करूं तो मैं आज पृथ्वी से 13 बिलियन मील दूर हूं। आखिर आपका और मेरा कब तक संपर्क स्थापित रहेगा? दोस्तों, मैं प्लूटोनियम से पावर्ड बैटरी की मदद से अपना काम कर रहा हूं, जो प्लूटोनियम के डीके से पैदा हुई हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं। लेकिन यह बैटरी भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। जैसे जैसे मैं पृथ्वी से ज्यादा दूर जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा और आपका संपर्क स्थापित करने का समय भी बढ़ता जा रहा है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 2025 के बाद मेरा संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि मेरी बैटरी पावर सप्लाई करना बंद कर देगी, जिस कारण मेरे में लगे उपकरण काम करना बंद कर देंगे और उपकरण के बंद होते ही मेरा आपसे संपर्क हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। संपर्क टूटने के बाद मैं इस रहस्यमयी अंतरिक्ष में एक अनजान मुसाफिर की तरह चला जाऊंगा। उसके बाद न आप मुझसे संपर्क कर पाएंगे और ना ही मैं आपसे संपर्क कर पाऊंगा। लेकिन कम्युनिकेशन टूटने के बाद भी मैं इस अंतरिक्ष में यात्रा जारी रखूंगा। आखिर मेरी मुसाफिराना जिंदगी कहाँ जाकर रुकती है, ये मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन जिस दिन मेरा संपर्क आपसे टूटेगा, वह लम्हा मेरे लिए किसी इमोशनल पल से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आखिर मेरी यात्रा आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।